हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने एक नया नॉन लीथल वेपन रिवील किया है जिसे एनालिस्ट ब्लैकआउट बॉम्ब कह रहे हैं। ये ग्रेफाइट बेस्ड बॉम्ब एनिमी के पावर ग्रिड को डिसेबल करता है बिना फिजिकल डैमेज के। यानी कि जो दुश्मन देश है ये उनके जो पावर स्टेशन है ये उसको डिसेबल कर सकता है, ये उसको नॉकआउट कर देता है और किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज भी नहीं होता। और इसका यूज़ बैटलफील्ड पर स्ट्रेटेजिक सिस्टम को पैरालाइज करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ब्लैकआउट बॉम्ब क्या होता है और चाइना ने इसको क्यों बनाया है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बॉम्ब जो किसी भी एक्सप्लोजन के बिना पूरे सिटी के अंदर ब्लैकआउट कर सकता है। कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा होता है। और यही है चाइना का नया वेपन ब्लैकआउट बॉम्ब। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न में एक एनिमेशन वीडियो में ये दिखाया गया है। ये एनिमी को फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसके सपोर्ट सिस्टम को ही पैरालाइज कर देता है। दरअसल ब्लैकआउट बॉम्ब, जो कि ग्रेफाइट बॉम्ब के रूप में भी जाना जाता है, ये एक नॉन लीथल वेपन है और इसका एम होता है नॉट टू किल बट टू डिसेबल। ये किसी को किल नहीं करता, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं होती बल्कि सिस्टम को ही डिसेबल कर देता है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोजिव, ये किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन नहीं होता है बल्कि ये हवा में कार्बन फिलामेंट्स को रिलीज़ करता है। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, सबस्टेशंस पे गिरकर शॉर्ट सर्किट क्रिएट करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके आसपास ब्लैकआउट हो जाता है। और जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स होते हैं ये जिस तरीके से वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट बॉम्ब होता है ये किसी भी तरीके का फिजिकल नुकसान नहीं होता है। जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो जाने हैं वो नहीं जाती हैं और इसका इम्पैक्ट डिवास्टेटिंग होता है। जैसे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डार्क हो जाता है, जो रडार सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है और जो एयर डिफेंस ग्रिड है वो भी ब्लाइंड हो जाती है। ये किसी तरीके का जो है कि एक्सप्लोजन नहीं करता है बल्कि सिर्फ सिस्टम को, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है ये उसको ही डिसेबल कर देता है। स्टेट मीडिया की तरफ से जो वीडियो रिलीज़ किया गया है उसमें एक सिमुलेशन था जिसमें बॉम्ब एक लैंड बेस्ड व्हीकल से लॉन्च होता है। जब बॉम्ब टारगेट एरिया में पहुंचता है तो वो 90 छोटी छोटी जो कैनिस्टर्स होती है, जो सम्ब्यूनिशंस होते हैं उसको इजेक्ट करता है, वो बाहर निकलता है। और ये जो कैनिस्टर्स होते हैं ये ज़मीन पर टकराने के बाद थोड़ा बाउंस करते हैं, फिर हवा में ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के बाद ये कार्बन फिलामेंट रिलीज़ करते हैं और ये फिलामेंट्स हाई वोल्टेज वायर्स के ऊपर गिरते हैं और इससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। इनफ टू स्ट्राइक ताइवान फ्रॉम एक्रॉस स्ट्रेट से ये ताइवान पर अटैक करने के लिए ये इनफ है। इसकी जो 290 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और 490 किलोग्राम ये वॉरहेड्स वेट होता है इसका। अगर हम टारगेट रेडियस की बात करें तो 10,000 स्क्वायर मीटर्स और उससे ज़्यादा का इसका टारगेट रेडियस होता है। अगर इसके डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो होता है ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ग्राउंड से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है उसके द्वारा इसकी डिलीवरी की जाती है। और दिस मेक इट ए मोबाइल, ये एक प्रीशियस लॉन्ग रेंज और मोबाइल वेपन से डिस्ट्रक्शन नहीं, ये पैरालाइज करता है। ये ब्लैकआउट वेपन्स, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम पहला देखें तो टेक्टिक एडवांटेज इसका, अगर एनिमी के रडार्स और पावर ग्रिड कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट में डाउन हो जाए तो उसका पूरा डिफेंस सिस्टम ही फेल हो सकता है। यानी जो दुश्मन होते हैं अगर हम उनके रडार्स और पावर ग्रिड को स्टार्ट में ही डाउन कर दें तो जो उनका सिस्टम होगा, जो भी डिफेंस सिस्टम होगा वो यूजलेस होगा। आइसोलेट, जो उनका कमांड सेंटर होगा वो आइसोलेट हो जाएगा और इंटायर रीजन जो होगा वो चाओस में चला जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और हम सेकंड बात करें तो इट रेजेस द स्टेक ऑफ मॉडर्न वारफेयर, यानी कि एक नया मॉडर्न वारफेयर है। नॉन लेथल होने के बावजूद ये वेपन कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि अगर बिना किसी ब्लास्ट के पावर चली जाए तो कन्फ्यूजन और पैनिक हो सकता है। और तीसरा ये है कि ये वेपन डायरेक्टली ताइवान के लिए सिग्नल हो सकता है, ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए हो सकता है कि चाइना ने इसको रिलीज़ किया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है।
जो चाइना का स्टेट मीडिया है सीसीटीवी, उसने किसी भी दुश्मन का नाम नहीं लिया है, बट मैसेज वाज द क्लियर। ये मैसेज क्लियर है कि ताइवान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है, पावर कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो हैविली रिलाई करता है और ये वे इलेक्ट्रिसिटी से इंटरकनेक्टेड है। एंड वेल प्लेस्ड ग्रेफाइट बॉम्ब स्ट्राइक कुड, और उसके ऊपर स्ट्राइक की जा सकती है अगर ताइवान का जिस तरीके का उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड पावर जो एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर उसके ऊपर अटैक किया गया तो जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो सकता है, जो उसका कम्युनिकेशन लिंक है वो कट हो सकता है, और जो इनिशियल कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के इन्वेजन या एयर स्ट्राइक की जा सकती है, उसका जो कमांड पोस्ट है वो डिसेबल हो सकता है, डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम वो क्रिपल हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। और जो 290 किलोमीटर की रेंज के साथ चाइना इजीली ताइवान के की लोकेशन को स्ट्राइक कर सकता है, उसकी की लोकेशन उसको स्ट्राइक कर सकता है विदाउट फायरिंग ए कन्वेंशनल मिसाइल। किसी भी मिसाइल को फायर किए बिना वो उसके जो लोकेशन है उसको स्ट्राइक कर सकता है। ए ब्लैकआउट इस टाइप ए वुडन जस्ट बी ए पावर इशू, इट कुड बी ए प्रील्यूड टू वॉर, ये एक वॉर की तरफ जा सकता है। दोस्तों एक चिंता ये भी बढ़ जाती है इसके द्वारा कि क्या ये न्यूक्लियर एस्केलेशन को ट्रिगर कर सकता है। अगर हम मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो देखें तो टेम्परेरी ब्लैकआउट कैन लीड टू कैटेस्ट्रॉफिक मिसकैलकुलेशंस। ये मिसकैलकुलेशंस को आगे बढ़ा सकता है जो टेम्परेरी ब्लैकआउट है, और ए पावर आउटरेज कुड मास्क इनकमिंग अटैक्स, डिसेबल रडार माइक ट्रिगर फॉल्स अलार्म, कट कम्युनिकेशन कैन लीड टू पैनिक डिसीजन। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। चाइना एंड ताइवान दोनों ने नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी दोनों फॉलो करते हैं, चाइना भी और ताइवान भी। लेकिन अगर सब कुछ अंधेरे में चला जाए, क्या कोई यकीन करेगा कि यह सिर्फ पावर फेलियर था? और अगर यूएस या जापान इन्वॉल्व हो जाएं तो क्या सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। सडनली नॉन लिथल स्ट्राइक बिकम द स्पार्क फॉर रीजनल और इवन न्यूक्लियर एस्केलेशन तक ये जा सकता है मामला, सिर्फ रीजनल नहीं। जिस तरीके से अगर यूएस और जापान ताइवान के साथ आ जाते हैं तो। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी इस बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है। जो ग्रेफाइट बॉम्ब है ये कोई नया नहीं है, ग्रेफाइट बॉम्ब पहले भी यूज़ होते रहे हैं। अगर 1991 का गल्फ वॉर देखें तो इसमें इराकी पावर को इसी ब्लैकआउट बॉम्ब के द्वारा डिसेबल कर दिया गया था। 1999 के कोसोवो वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया गया था और इस वॉर में सर्बिया की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, जिसके बाद सर्बिया नाटो के सामने झुक गया था, उसने सरेंडर कर दिया था और इसका गोल था मिलिट्री पैरालाइज विदाउट सिविलियन कैजुअलिटीज़। लेकिन हम चाइना का अगर वर्जन देखें तो चाइना का वर्जन ज़्यादा एडवांस है, लार्जर लॉन्गर रेंज है, प्रीशियस है और ये स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेटेड है। ये एक बड़ा वॉर डॉक्ट्रिन का पार्ट हो सकता है, नॉट जस्ट ए वन टाइम, ये एक बड़े डॉक्ट्रिन का पार्ट हो सकता है। इससे एक तरीके ग्लोबल रिस्क भी बढ़ सकता है। ग्लोबल एनालिस्ट आर डीपली कंसर्न, इसके बारे में वो चिंतित है। जो भी ग्लोबल एनालिस्ट है उनका कहना है कि नॉर्म्स का वायलेशन हो सकता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं ये उसका वायलेशन हो सकता है, और जो एट्रीब्यूशन है वो भी मुश्किल हो जाता है। कौन कहेगा, कौन ये प्रूव करेगा कि ये बॉम्ब था, ये साइबर अटैक, ये एक आर्म रेस को भी ट्रिगर कर सकता है। इस वक्त चाइना और नाटो के जो रिलेशन है वो ऑलरेडी टेंस हैं और ये वेपन्स उन टेंशन को और भी बढ़ा सकता है। ब्लैकआउट बॉम्ब टेक्निकली लीगल है लेकिन ये पीस और वॉर के बीच की लाइन को ब्लर कर सकते हैं, उसके बीच की लाइन को ब्लर कर सकते हैं। हालांकि ये चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।